बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट में प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। मैके सर और साइंस के विषय में जो आपको मैंने बताया है उससे आगे बताने जा रहे हैं। एक पॉइंट लिए थे, ये ब्लड से संबंधित बातों को जो पढ़ा रहे थे आपको, उसमें मैंने कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात किया आपसे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, उसी को बताना रहता है। एक तो आपसे मैंने प्लाज्मा की बात किया, ब्लड प्लाज्मा की, और दूसरा घटक जो रक्त का था वह रक्त कणिकाओं का था। और रक्त कणिकाओं के विषय में मैंने बताया 3 कणिकाएं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैंने आरबीसी की चर्चा किया आपसे, डब्ल्यूबीसी की किया, और तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स की चर्चा करने जा रहे हैं हम आपसे। तो अब प्लेटलेट्स को थोड़ा सा पढ़िए। तो ये ब्लड कॉर्पसेल्स जो है ब्लड कॉर्पसेल्स रक्त कणिकाओं में 3 कणिकाएं, एक था आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। बिंबाणु कहते हैं इसको। यह प्लेटलेट्स जो है यह मानव शरीर के एक घन एमएम रक्त में, एक घन एमएम रक्त में 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होती है। ये 3.5 लाख तक होती है। यह अपूर्ण कोशिका होती है प्लेटलेट्स। इसमें केंद्रक नहीं होता है और इनका जीवन काल 8 से लेकर 10 दिन तक का होता है। और यह प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। यह जो प्लेटलेट्स होती हैं वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। एक बात है इसमें, एक बुखार होता है जो वायरस डिजीज होता है, डेंगू बुखार। जब डेंगू बुखार होता है तो इस प्लेटलेट्स की सर्वाधिक कमी आ जाती है। डेंगू बुखार के कारण इस प्लेटलेट्स की सर्वाधिक कमी आ जाती है। और जब प्लेटलेट्स की सर्वाधिक कमी आ जाती हैं, 60,000 50,000 पर आ जाता है, तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब आप कहिए कि सर ब्लड का थक्का जमाने में ही प्लेटलेट्स मदद करती हैं, और थक्का तो अगर चोट लगता है तभी तो ज़रूरत पड़ती है ब्लड थक्का की। ये आपका सोचना गलत है। ये शरीर में बहुत कोमल अंग हैं और सभी कोमल अंगों में जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं और अंगों में हमेशा तोड़ फोड़ होता रहता है। और हमेशा प्लेटलेट्स की ऑलरेडी आवश्यकता है। आपको चोट लग जाता है, बाहर सोचते हैं कि चोट लग गया,
तो प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो थक्का जमेगा, तो बाहर ही नहीं अंदर भी चोट लगते हैं आपको हमेशा। आंतें मुलायम हैं, भोजन करते हैं, कर्माकुंचन तरंगे उत्पन्न आंतों में होती हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, कहीं मेम्ब्रेन से थोड़ा सा मूवमेंट के दौरान कुछ होता है, हल्का सा रक्त स्राव हो जाता है। तो शरीर के बहुत से अंग हैं जिसमें थोड़ा सा होता है, सब में ज़रूरत पड़ती है, हमेशा शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो यह डेंगू बुखार होने पर इस प्लेटलेट्स की सर्वाधिक कमी हो जाती है। तो यह बच्चे आपको मैंने एक पॉइंट बताया ब्लड से संबंधित, और इसका नाम था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संघटक। अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर और पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रक्त का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आप जानिए, यह जो शरीर है, जो बॉडी है, इसमें जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, अभी गर्भ में है, तो ब्लड का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। लीवर यकृत के अंदर होता है। लेकिन जब बच्चे की शरीर पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है गर्भ में ही, और मोटी हड्डियां जब बन जाती हैं शरीर में, तो रक्त का निर्माण मोटी हड्डियों के बीच में एक स्थान होता है, उसका नाम है अस्थिमज्जा, बोन मैरो। इधर देखिए, ये है बोन, ये है बोन मैरो। बोन मैरो, अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा। मोटी हड्डियों के बीच में उपस्थित अस्थिमज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। अब आप कहिए कि सर मोटी हड्डी कहाँ है, किसका नाम लिया जाए? तो मोटी हड्डी ऐसे जनरली जान लीजिए, ये सब मोटी हड्डियों में ही जाता है शरीर का भाग। ये यहाँ तक से यहाँ तक की हड्डी, इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, ये कलाई से लेकर ये केहनी तक की हड्डियाँ, इसको रेडियस अल्ना कहते हैं, दो हड्डियाँ होती हैं, ये भी मोटी हड्डी में आता है। यहाँ से लेकर एल्बो से लेकर ये केहनी से लेकर के और फिर यहाँ तक कि जो ये एक हड्डी होती है, इसमें इसको ह्यूमरस कहते हैं, यह भी मोटी हड्डी में आता है। यह जो है, यह जो हाथ धड़ से जुड़ा हुआ है, इस धड़ से जुड़ा हुआ है हाथ,
इसमें एक पीछे की यहाँ लगी हुई हाथ से को धड़ से जोड़ने वाली एक हड्डी होती है, उसका नाम है अंश मेखला पेक्टोरल गॉर्डिल। दो हड्डियां इधर होती हैं, दो हड्डियां इधर होती हैं पेक्टोरल गॉर्डिल की। ये भी मोटी हड्डी में आता है। पैर की हड्डियों में ये जांघ की हड्डियां फीमर, ये भी मोटी हड्डी में आता है। और इस घुटने से लेकर टखने तक, पैर वाला जो यहां मुड़ रहा है पैर, घुटने से लेकर और टखने तक की दो हड्डियां होती हैं, उसको कहते हैं टिबिया फिबुला। ये भी मोटी हड्डी में आता है। और ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्री, ये पीछे के तरफ, ये 26 हड्डियां होती हैं। ये भी सब इसमें समाहित हैं हल्का सा। ये स्टर्नम होता है, ये वक्ष जो होता है, वक्ष गुहा को जो घेरा हुआ है, ये स्टर्नम। और 12 जोड़ी इधर, 12 इधर, इधर 12 जोड़ी, ये सब पसलियां, रिब्स। ये हाईलाइट हंसली कहा जाता है। ये सब जितनी हड्डियां बता रहे हैं आपको, ये सब मोटी हड्डियों के अंतर्गत ही इनका गणना की जाती है। तो मोटी हड्डियों के बीच में उपस्थित बोन मैरो, अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, आयरन की आवश्यकता होती है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C और आयरन की आवश्यकता होती है। और रक्त निर्माण में 72 घंटे का समय लग जाता है। 72 घंटे का समय लग जाता है। रक्त फॉर्मेशन में 72 घंटे का समय लग जाता है। कितना ब्लड बनता है, ये अलग अलग शरीर में अलग अलग उसका रिकॉर्ड है। खाने पीने के ऊपर डिपेंड है, भोजन के एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है। यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में इतना हो जाता है, 72 घंटे में इतना बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग शरीरों में कम और अधिक बनते हैं, लेकिन 72 घंटे में जो ब्लड के अवयव हैं वो बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि ब्लड फॉर्मेशन में लगभग 72 घंटे का समय लग जाता है। रक्त कणिकाएं मरते समय शरीर में एक अंग होता है, उसका नाम है प्लीहा, स्प्लीन। एक अंग होता है, उसका नाम है प्लीहा। स्प्लीन इस प्लीहा अंग में चली जाती हैं रक्त कणिकाएं मरते समय, और इसी में मर जाती हैं। इसलिए प्लीहा को मृत रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको
प्लीहा रक्त का संचय भी करते हैं और जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से कुछ आवश्यकतानुसार रक्त का सप्लाई भी होता है। इसलिए प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज नोन एज स्प्लीन। तो प्लीहा को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं और जाना जाता है। तो ये बच्चे आपको एक कोटेशन रहा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये आपका था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब बच्चे आते हैं रक्त का थक्का जमना, पॉइंट पर आते हैं। रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने की जरूरत है। अभी बताएं, सामान्यतः चोट लगने पर 2 से 5 मिनट में, 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। सामान्यतः चोट लगने पर 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। रक्त का थक्का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है और रक्त का थक्का जमाने के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं, यदि सबको एक स्थान पर लिख दिया जाए तो जो एग्ज़ाम के सवाल आते हैं आपको वो मिल जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में सवाल जो अधिकतर बनते हैं वह यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। यही इसी तरह से आता है। यदि सभी कारक को एक ही स्थान पर लिख देते हम हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं उनका नाम है, ये देखिए, कैल्शियम आयन, विटामिन कौन थी? विटामिन के। कौन सी रक्त कणिका थी? प्लेटलेट्स।
ये इसके बाद और क्या है, तो ये नाम है एक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये पांचवा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन एक एंजाइम होती है, उसका नाम है ट्रिप्टेज एंजाइम। ये सब रक्त का थक्का जमाने के लिए ये कारक जिम्मेदार है। कैल्शियम आयन, विटामिन के, प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और ट्रिप्टेज एंजाइम, ये ब्लड का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार कारक हैं। तो ये हो गया आपका रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना। अब एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं। किस पर आते हैं? रक्त परिरक्षण पर। रक्त परिरक्षण, ब्लड प्रिजर्वेशन। होता क्या है ब्लड प्रिजर्वेशन में? ब्लड प्रिजर्वेशन, ब्लड प्रिजर्वेशन, ब्लड प्रिजर्वेशन क्या है? तो जो भी है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आता है तो ब्लड मिला न मिला, कोई कारण पड़ गया, तो ब्लड को रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड को रखना, सुरक्षित रखना ही ब्लड प्रिजर्वेशन कहलाता है। कैसे रखते हैं? तो ब्लड को जहाँ हम लोग रखते हैं उसको आजकल ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड को ब्लड बैंक के अंतर्गत रखा जाता है और इसके लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की ज़रूरत होती है। रक्त को रखने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन केवल ये तापमान देकर ही ब्लड को हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ रसायन मिलाए जाते हैं।
जो रसायन मिलाए जाते हैं उसका नाम है सोडियम साइट्रेट, या सोडियम ऑक्सीलेट, या सोडियम डिक्सट्रोज। रसायन मिलाना पड़ता है। सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट या सोडियम डिक्सट्रोज, तीनों में से कोई एक को मिलाना पड़ता है। उसके बाद ब्लड को रखा जाता है, और उसके बाद अगर ब्लड को रखा जाता है तो आप यह न समझें कि परमानेंट रख दिया जाएगा, नहीं। इतना करने के बावजूद ब्लड को 30 से 35 दिन तक रखा जा सकता है। यदि यूज हो जाता है तो ठीक है, और नहीं यूज हो जाता है तो इसको फेंक दिया जाता है। चाइना वगैरह में और कुछ दूसरे देशों में कुछ और काम करते हैं, इसको सुखा देते हैं तो कणिकाएँ तो मर जाती हैं, लेकिन प्लाज्मा का अंश बच जाता है, और उस प्लाज्मा में जल मिला करके इमरजेंसी में ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसको लोग चढ़ाते हैं। दूसरे देशों में एक परफ्लोरोकार्बन होता है, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं। उसको प्राकृतिक रक्त का विकल्प लोग कहते हैं। रक्तदान करना होता है तो उसका कुछ मानदंड होता है। एक व्यक्ति अपने पूरे रक्त का 10% रक्तदान कर सकता है। उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका वजन, जो रक्तदान कर रहा है, उसका वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और दोबारा रक्तदान करने के लिए, एक बार रक्तदान अगर कर दिया तो दोबारा रक्तदान करने के लिए 3 माह का समय बीत जाना चाहिए। 3 माह का समय बीत जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः व्यवहार में जो डॉक्टर वगैरह ब्लड लेते हैं दोबारा किसी का, तो व्यवहार में 6 माह के बाद ही लेते हैं। तो मैंने आपको 2 रीडिंग बता दिया। एक तो 3 माह वैज्ञानिक मत है, इमरजेंसी में 3 माह के बाद ऐसा किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः 6 माह बाद ही दोबारा रक्तदान करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये बच्चे एक पॉइंट आपके बीच मैंने बताया, ब्लड प्रिजर्वेशन, ब्लड को कैसे हम इमरजेंसी में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कैसे डोनेट किया जाता है। तो एक ये पॉइंट हुआ आपका ब्लड प्रिजर्वेशन। अब आते हैं बच्चे एक पॉइंट पर, और
इसको लोग कहते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह क्या है? एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ब्लड ग्रुप की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज किया था। और इन्होंने जब खोज किया तो बताया कि सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते। इन्होंने बताया कि सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते। इससे पूछा गया कि सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते तो क्यों नहीं होते? बात क्या है? देखने में तो रेड कलर का लगता है, लेकिन सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते। क्या दिक्कत है? क्यों कह रहा है ये कि सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते? तो इन्होंने बताया, रिसर्च करके बताया, चेक करके बताया कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की भिन्नताएं हैं। और इस एंटीजन और एंटीबॉडी की भिन्नताओं के आधार पर पूरे विश्व का मानव 4 भागों में बटा हुआ है। ये पूरा विश्व है। ये पूरे विश्व का मानव एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ये 4 भागों में बटे हुए हैं मानव। एक भाग का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे भाग का नाम ए बी और चौथे भाग का नाम ओ। ये पूरे विश्व का मानव एंटीजन और एंटीबॉडी की भिन्नताओं के आधार पर, केवल एक मोहल्ले की बात नहीं है, केवल एक ज़िले की बात नहीं है, केवल एक प्रदेश और देश की बात नहीं है, यह पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व की मानव जातियाँ एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर 4 भागों में बटे हुए हैं, ए बी और ओ। और इन्हीं चारों भागों को हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप कहते हैं। इन्हीं चारों भागों को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। ये
ये ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ये किस आधार पर बंटवारा है तो अभी बताए, एंटीजन और एंटीबॉडी। उससे पूछा गया कार्ल लैंडस्टीनर से कि एंटीजन क्या है, तो इन्होंने बताया कि एक अशुद्ध प्रोटीन होता है ये, और ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलता है तो बताया कि आरबीसी में, आरबीसी में। ये उससे पूछा गया कि एंटीबॉडी क्या है, तो इन्होंने कहा कि रक्त में पाए जाने वाला यह एक शुद्ध प्रोटीन है और यह प्लाज्मा में घुला रहता है, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है ये। अब सवाल ये है कि ब्लड ग्रुप ए में क्या मिलता है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए क्वालिटी का होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी क्वालिटी का होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों क्वालिटी का होता है, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन होता ही नहीं है, नहीं होता है, ये नहीं होता। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, नहीं, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी बी और ए दोनों होता है, बी और ए दोनों होता है। यह जो साड़ी बनी है आपकी, ये आपको ब्लड ग्रुप के विषय की से संबंधित है, ए बी और ओ। इसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी, एंटीबॉडी नहीं होती हैं, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी बी और ए होती है। इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो बच्चे, ये ब्लड ग्रुप की जानकारी हुई। इसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं आगे। ब्लड ग्रुप आखिर चेक जो हुआ, जो खोजा गया, इसका कुछ न कुछ कारण होगा। कारण क्या है? इन्होंने क्यों ब्लड ग्रुप को खोजा, क्यों बताया कि सभी मानव के रक्त एक समान नहीं होते, कुछ परेशानी तो होगी। तो परेशानी बच्चे वही थी कि जैसे कोई बीमार पड़ा और हम लोग यह नहीं समझ पाते थे
कि ब्लड ग्रुप में भिन्नताएं, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते थे, तो बिना सोचे समझे कोई ब्लड दे देते थे, तो अधिकतर पेशेंट जो है एक्सपायर कर जाते थे। तो ये हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है, यानी रक्त के आदान प्रदान में दिक्कत थी। इसी कारण इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई। तो अब रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है, तो इस पॉइंट पर आते हैं, समझते हैं इसको। रक्त का आदान प्रदान, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। रक्त का आदान प्रदान, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। रक्त के आदान प्रदान के लिए 3 नियम हैं। कौन कौन? ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको रक्त चाहिए। कौन बीमार हो सकता है? तो पूरे विश्व में ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बीमार हो सकते हैं, और दूसरा कोई तो होगा नहीं। तो ये बीमार हैं, तो पहले नियम के अनुसार क्या है, बीमार व्यक्ति है तो इसको रक्त चाहिए। यदि ए बीमार है तो ये किससे रक्त लेगा? तो सर्वसामान्य नियम ये है कि यदि ए ब्लड ग्रुप का कोई भी व्यक्ति बीमार है तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसको उसी ग्रुप का रक्त दे सकता है। यदि बी ब्लड ग्रुप का कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ही रक्त उसको देगा। इसी प्रकार यदि ए बी ब्लड ग्रुप का कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ही उसको रक्त देगा। यदि ओ ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति ही अपना रक्त इसको देगा। यह जो पहला नियम बताया गया है आपको, ये नियम सर्वमान्य नियम है। इस नियम को कोई भंग नहीं कर सकता है। असली सही पूछिए तो यही नियम कारगर है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो तब ये दूसरा इमरजेंसी नियम लागू होता है। ये क्या नियम है? इसमें क्या नियम है? तो बीमार कौन होगा? बीमार कौन होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। यही बीमार होंगे।
यदि ऐसा नहीं हो पाता है, उस दशा में वो रक्त वर्ग वाला व्यक्ति अपना रक्त, वो वर्ग वाला व्यक्ति अपना रक्त सभी वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है। ये इसलिए वो वर्ग को सर्वदाता, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है वो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को। एक दूसरा नियम ये हुआ। एक तीसरा नियम लेने देने का क्या है? बीमार यदि ए बी बीमार है, यदि ए बी रक्त वाला व्यक्ति कोई बीमार है, ए बी ब्लड ग्रुप का, तो उसको ए बी और ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति अपना रक्त इसको दे सकता है। ये एक तरह से देखिए, दे सकता है। इस कारण से ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लेन देन का ये 3 नियम हुआ। एक पहला नियम, एक दूसरा नियम, एक तीसरा नियम। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट पर आपसे बात करनी है। इसको कहते हैं हम, बीमारी से संबंधित है। इसका नाम है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, इसका नाम है ल्यूकेमिया। ये रक्त कैंसर है क्या? इसमें जीन की गड़बड़ी के कारण, जीन की गड़बड़ी के कारण जो बोन मैरो से कणिकाएं बनती हैं, उसमें WBC की संख्या अनकंट्रोल हो जाती है बनने की। और जब WBC की संख्या अनकंट्रोल हो जाती हैं, तो रक्त में WBC की संख्या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं WBC की संख्या, तो नतीजा यह होता है कि रक्त में आए हुए जितने पोषक तत्व हैं, वह पोषक तत्वों को लेकर अपने भरण पोषण में समाप्त कर देती हैं। और जब अपने भरण पोषण में ये WBC की संख्या रक्त में आए हुए पोषक तत्वों को लेकर समाप्त कर देती हैं, तो रक्त में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जब रक्त में पोषक तत्वों की कमी हो जाती हैं,
तो सभी अंग कोशिका का बना हुआ है, तो कोशिकाओं को, अंगों की कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता है, और जब अंगों की कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता है तो वह अंगों की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, और मृत होने लगती हैं तो जहाँ जहाँ से अंगों की कोशिकाएं मृत होती चली जाती हैं, उन क्षेत्रों से कार्य जो है, अंग का कार्य बंद होने लगता है, और अंत में जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती हैं। और इसी को हम कहते हैं रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में बच्चे जानिए, ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में, ये जो WBC होती हैं, इस WBC की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है। तो सेल डिवीज़न जब अनकंट्रोल होता है तो WBC की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी को रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया कहा जाता है। एक और बीमारी है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं आप। इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें सामान्यतः चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, और रक्त का थक्का जमने में आधे घंटे से लेकर के 24 घंटे का समय लग सकता है, और पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसको कहते हैं हीमोफीलिया रोग। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसका अब तक इलाज संभव नहीं हो पाया है, और ये हीमोफीलिया सही पूछिए तो जैसे इसका WBC का बढ़ना कारण था रक्त कैंसर का, अगर इसका कारण असली खोजा जाए तो यह भी जीन की गड़बड़ी के कारण, इसमें जीन की गड़बड़ी के कारण सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हुआ, तो ये जब WBC बढ़ गई इसमें, और हीमोफीलिया में जीन की गड़बड़ी के कारण यकृत के अंदर, लीवर के अंदर एक प्रोटीन बनता है, उसका नाम है फैक्टर 8 और 9। ये और ये फैक्टर 8 और 9 का भी रक्त का थक्का जमाने में विशेष योगदान होता है, और जब नहीं बन पाता है तो वही रक्त का थक्का जमाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी को हीमोफीलिया का रोग कहते हैं। यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, और उन्हीं से पूरे देश में फिर फैल गया। तो ये रक्त से संबंधित कुछ मैटर था और जानकारी थी जो आपके सामने मैंने बताया, पेश किया। आगे के क्लास जो है, आगे का क्लास फिर दूसरे दिन आगे बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए बच्चे, ये आपको कैसा लगा ये पढ़ाया हुआ, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ जय हिंद।